हेलो। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब ये वर्णमाला का पार्ट 3 है। इसमें हम आपको बताएंगे व्यंजन के बारे में। स्पेशली व्यंजन की सारी विशेषताओं को बताऊंगा और इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। एक बात और है यार कि बीच में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो बीच में प्रचार करते रहते हैं या बीच में बताते रहते हैं लेक्चर के बीच में कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो बातें हालांकि पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीच में अगर कोई बच्चा एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर रहा है, ध्यान से देख रहा है लेक्चर, तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं पहले ही आप लोगों से कह रहा हूँ, जो आप प्रयास कर रहे हैं बच्चों, वो बहुत ही कम है। कम से कम इसको जो है कि 100 तक पहुँचाइए। अभी 76 हैं, इसको 100 तक पहुँचाइए। यार कमाल की बात है ना, कि बहुत सारे चैनल्स हैं। अब तो देख रहे हैं कि लाखों चैनल्स हैं मार्केट में। हिंदी की ही वीडियो आप देख के मैच कराइए कि कंप्लीट मैटर इतने कम ड्यूरेशन में, यानी कि 40 मिनट की वीडियो में कंप्लीट मैटर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कंटेंट की बात तो अब हो ही नहीं रही है। दुनिया भर की नौटंकी इतनी ज़्यादा चल रही है, मार्केट में इतनी नौटंकियाँ चल रही हैं। देखो यार, पढ़ाई सच्चाई में कहो तो सीरियस जॉब तो है ही, सीरियस मैटर है पढ़ाई। हालांकि सीरियस रहना पड़ेगा। अच्छा टीचर बाबू, जानते हो, तुमको जो है एंजॉय दिलाएगा, हंसी खेल के साथ पढ़ाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको पहले तुम सुनना सीखो। लोग कर क्या रहे हैं ना कि अच्छे टीचर को पसंद नहीं करते। चेहरा देख के अगर उसका लुक भी ना रहे, मतलब लुक क्या की बात कर रहा हूँ मैं, चेहरा देख के उसकी वो कुल मिला जुला उसका वो देख के, मतलब ऊपर से ही जज कर लेते हैं कि अरे ये क्या है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मैं तुमको बता दूं कि जो बड़े टीचर होते हैं, स्मार्ट टीचर होते हैं, उनकी क्वालिटी ये होती है ना कि आप उनको पहले पढ़िए, उनको फॉलो करिए, रीड करिए। एक बार उनसे आप जुड़ गए, पढ़ लिए, क्योंकि वो किताबों से पढ़े हुए हैं। टुटपुजिया टाइप नहीं। आजकल जो है कि दुनिया भर की स्क्रीन चल रही है, उसी स्क्रीन पर स्लाइड करते जा रहे हैं, स्लाइड करते जा रहे हैं। कंटेंट के नाम पे जीरो है यार। उनको जो है लाखों में लोग फॉलोअर्स हैं, लाखों में लोग शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा एक ये चैनल हम बनाए हैं, रिसर्च करते रहते हैं, विदाउट रिसर्च के हम वीडियो। देखो बेटा, बच्चों, मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, ऑफलाइन पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब तो मैं थोड़ा सा अपना काम जो है वो छोटा करके सोच रहा हूँ यूट्यूब पे पढ़ाऊँ। सही ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान, एनालिटिकल ज्ञान देने का प्रयास करूं। लेकिन यार आप लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा प्रयास करो। देखो, इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप वैसे भी 250-300 का रिचार्ज कराते ही हो, तो वो कंपनियां जो है फ्री में फ़ायदा ले जा रही हैं। और अपने भाई को, अपने मित्र यानी अपने टीचर को अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दोगे, करवाओ यार सब्सक्राइब, शेयर करवाओ, सब्सक्राइब कराओ, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ। कम से कम 100 तो करवा दो यार इस वीडियो के बाद, क्योंकि उससे तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं ना बाबू। बात ही है, तुम जो सोच रहे हो कि मैं क्यों करूं, कंटेंट देखो। देखो कंटेंट जो मैं दे रहा हूं, जो ये व्यंजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कंटेंट कोई दे दिया तो फिर कमेंट करके बताना कि नहीं, हाँ सर ये कंटेंट यहाँ मिल रहा है। मेरे यहाँ जो कंटेंट मिलेगा, मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो कम्प्लीटली रिसर्च करके मिलेगा। और थोड़े से ही समय में आपको जो है कि ऐसी वीडियो मिलेगी, इसकी पीडीएफ बना लो, इसकी नोट्स बना लो, फिर इससे यूज करो एग्ज़ाम में। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो यार, यूपी का हो, एमपी, उत्तराखंड, बिहार, कहीं का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का हो, इतना रेलेवेंट चीज़ है कि मैं क्या बताऊं। तो चलो ठीक है, बहुत बकवास हो गई। बकवास क्या बेटा, काम की बातें थी। लेकिन अब जैसा आप लोग समझें, अब आपकी नैतिकता पे डिपेंड करता है कि कितना आप हमको बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान के साथ वशीभूत करना चाहते हैं, तो आप सोचिए। चलो ठीक है, लेक्चर की बात करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि स्पेशली व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। व्यंजन आपने देखा ही है कि ये शुरू से बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। आप भी पढ़ रहे होंगे, हम तो अभी भी पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो इसमें व्यंजन देख लीजिए। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए व्यंजन, क ख ग घ ङ, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप पढ़े हुए हैं। ये शतक है आपका। इसके ऊपर आप चलिए, जिसको हम बताए थे। ये देखिए बच्चों, हमने बताया था कितने संयुक्त व्यंजन हैं। ये कंप्लीट व्यंजन है, ठीक। ये सेटिंग है यार, कुछ सही नहीं है। चलो, अब हो गई है। ये देख लीजिए, ये व्यंजन है।
ये देवनागरी वाले लिपि में लिखा हुआ व्यंजन है। ठीक, इसको आप देखे ही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है, हाँ कौन स्पर्श व्यंजन है, हमने बताया था उसमें कौन स्पर्श और संघर्षी है। पिछली वीडियो को आप देखेंगे पता चलेगा, मैं डिटेल किया था, हालांकि अब इतकी बार और डिटेल करूँगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। व्यंजन के वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर जो हवा निकलती है ना बच्चों, फेफड़ों से बाहर जो हवा निकलती है, यानी स्वर यंत्र नहीं है, यहाँ तंत्र है। स्वर तंत्र यानी गले में कहीं ना कहीं रुक कर आती है। कोई भी आप व्यंजन के किसी भी वर्ण को बोलेंगे क ख ग ग, तो फेफड़े से हवा निकल के ये गले में यानी स्वर तंत्रीय में, स्वर तंत्रियाएँ जो तंत्रिकाएँ हैं, स्वर यानी गले की बात हो रही है, उसमें फंस के आती है या अवरोध होके आती है या रुकावट आती है, जिससे कुछ न कुछ जो है कि अच्छा रुकावट आती है ना, तो एक तरह से समझ लो कि ब्लास्ट टाइप होता है। क रुकावट होके जैसे ही बाहर आता है ब्लास्ट टाइप। तो जब बाहर आ जाती है ध्वनि साउंड और कोई आपका दोस्त सुन लेता है कि उसने क बोला, तो जैसे ही क बोलता है ना बच्चे, देखो क बोलता है ना तो इसके साथ अ का साउंड भी आ जाता है। यानी कि बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे स्वर की विशेषता क्या थी। स्वर की विशेषता हम बताए थे कि स्वर जो है बेटा किसी भी मतलब किसी स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, गले में बोलते समय इनकी हवा फंसती नहीं है स्वरों की, बिना विदाउट अवरोध के ये आ जाते हैं, बाहर आते हैं, इनकी साउंड निकलती है ओ आ ई विदाउट अवरोध के। लेकिन व्यंजनों को जो है क्या होता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इनको सहायता से बोला जाता है। बिना किसी स्वर के आप किसी भी व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे आप देख लीजिए, ये क जब आप बोलते हैं ना तो साथ में इसके क्या आता है, अ आता है, ये स्वर आता है। तो स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन की बात कर लें तो इसमें दिया है कि व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पे हम करते हैं। व्यंजन को कितने आधार पे वर्गीकृत करते हैं, वर्गीकृत करना का मतलब बांटना। जैसे ही मैं व्यंजन बोलूँगा ना तो तुम तो बेटा व्यंजन के बारे में समझ लोगे क से लेके ज्ञ तक। ठीक, उसके बाद तुम ये सोचोगे कि व्यंजन को कितने और व्यंजन के प्रकार कितने हैं, इनको किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है व्यंजन को डेप्थ में पढ़ने के लिए। तो इसके एक प्रयत्न के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, यानी इसको बांटते हैं। और दूसरा उच्चारण स्थान के प्रयत्न के आधार पे और उच्चारण स्थान के आधार पे इनका हम जो है कि वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आगे। अब यहाँ पे आ रहा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला व्यंजन क्या होगा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हम बताए थे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। क से लेके म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो टठ ट वर्ग में टठ आ ड और ये व्यंजन आता है। ठीक है बच्चे, ये ट वर्ग है, इसकी साउंड मूर्धन्य होती है। मूर्धन्य का मतलब है कि बताऊंगा मूर्धन्य कहाँ से उसका स्पर्श होता है कि मूर्धन्य बनता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 थी, लेकिन दो विकसित व्यंजन है, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है, 27। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, पहली स्पर्श व्यंजन क्या विषय, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का दांत वर्ष तालु मूर्धा होठ गला से स्पर्श होकर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम क से बात करेंगे म तक, यानी क ख ग घ से लेके म तक आएंगे, वो सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। लेकिन इनमें कई कैटेगरियां हैं। क कंठ से बोला जाता है, च बताएंगे स्पर्श संघर्षी है, च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग बेटा, फिर म वर्ग। अब म वर्ग का लास्ट जो है क्या होता है, सॉरी प वर्ग। तो प वर्ग की जो है लास्ट व्यंजन कौन सा है, म है। तो ये क वर्ग कहीं और से बोला जाता है, मतलब
कहीं और से का मतलब ये है कि जो स्वर तंत्री है, जो आपका मुंह है, जो आपका गला है, तो उसके कई भाग है ना। गले के एकदम नीचे से, उसके ऊपर से, उसके ऊपर से, दांतों के पास से, जीभ के आगे वाले भाग से तमाम स्थान है। तो उन्हीं स्थानों के नाम खुद लिखता है कि दंत है, कि वर्ष है, कि तालु है, तालु से है, कि मूर्धा है, कि ओष्ठ है, होठ नहीं ओष्ठ है, कहाँ से आता है, तो ये बताया जाएगा आपको। तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन स्पर्श व्यंजनों में बाबू 4-5 बच्चों जो है कि 4-5 जो है कैटेगरी है, उसको भी बताएंगे। तो क वर्ग से लेके प वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। वही च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना गया है, ध्यान रहे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब है ना कि च वर्ग जो है, मैं ये करेक्ट बता रहा हूँ, स्पर्श संघर्षी, और कहीं आपको नहीं मिलेगा, बाकी जगह स्पर्श ही मिलेगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि स्पर्श व्यंजन की विशेषता तो है ही, साथ ही च वर्ग के आप व्यंजनों को मुख से बोलेंगे ना, साउंड निकालेंगे, ध्वनि निकालेंगे ना, तो उसमें कुछ स्पर्श की क्वालिटी तो रहेगी, साथ में संघर्ष करते हुए वायु बाहर निकलती है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक, आओ स्पर्श व्यंजन की क्वालिटी, हम स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन देखो ये है, कहा ना कि देखो बच्चे, क से लेके म तक, सॉरी यहाँ म तक, देख रहे हो ना। तो क से लेके म तक, तो क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प वर्ग में प फ ब भ और यहाँ म लिखा हुआ है। क वर्ग में ये है, च वर्ग में ट। अच्छा, इसी च वर्ग को, ये तो सारे स्पर्श व्यंजन है ये, ठीक है। इसमें अगर हम इसको भी ऐड कर लें तो इनकी संख्या 27 हो जाएगी। वैसे आमतौर पे परंपरागत इनकी संख्या कितनी है, 25 है। ठीक, तो च वर्ग को आप देखेंगे ना, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये थोड़ा सा, और इसको बोलने में ना थोड़ा सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इस स्पर्श व्यंजनों के श्रेणी में, थोड़ा सा ये स्पेशल है। इसको आप जो है कि हाईलाइट कर लीजिएगा। तो ये है, तो क वर्ग में कितने हैं, च ट त प, पता हो गया, क्लियर हो गया। स्पर्श व्यंजन इन्हीं को कहते हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है। बस इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं, इसकी अलग विशेषता ये है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट दिया है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किसको कहा जाता है, अब स्पर्श व्यंजन आप समझ गए, अब हम आते हैं संघर्षी व्यंजन पे। संघर्ष व्यंजनों को उष्म व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जो संघर्षी व्यंजन है उसको बोलते समय ना हवा मुंह में गर्म हो जाती है। उष्म मतलब गर्म, हीट हो जाती है, इसलिए इनको जो है, इनके उच्चारण करते समय हवा जो है रगड़ के साथ गर्म हो जाती है, मुंह से बाहर निकलती है। तो इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। श श श ह, संघर्षी व्यंजन बच्चे, स श स ह, संघर्षी व्यंजन बताए थे ना इनको, इनके बारे में बताएंगे आगे नीचे, टेंशन मत लेना। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाए, अच्छा एक चीज़ और है, उत्क्षिप्त यही है दोनों, पहले वाले वीडियो इसके पीछे वाले में देखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। इन व्यंजनों को ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। देखो बच्चों, नया शब्द है, आप नहीं सुने होंगे, सुन लो इसको। यही सारी चीज़ें ना इतनी वेस्ट कमाल की जो है कि आपको मैटर और कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा ना, कहीं किसी भी एग्ज़ाम में दुनिया के आप जो कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको बोलते समय जीभ मूर्धा, मूर्धा मतलब समझ रहे हो, जो नाक और ये दांत के जो ये बीच दिखाएंगे कहाँ मूर्धा का स्थान है बेटा, वहाँ पे जब जीभ टच होती है ना तो उसको मूर्धा पे कहते हैं। तो इस पे मूर्धा पे ये मारती है जीभ टक टक टक, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। उठती है, लड़ती है, उठती है, छिपती है, ठीक है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन की विशेषता हो गई। और लुंठित, यहाँ देखिए, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन का मतलब ना कंपन होता है, र बोलेंगे ना तो वाइब्रेशन होगा, जैसे मोबाइल। तो जीव नहीं है बेटा, यहाँ जीव लिखा हुआ है। एक चीज़ है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा, तो इससे आप घबराइएगा मत, नहीं समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं, इसमें लुंठित और प्रकंपित में आता कौन है, ये र आता है भाई साहब, र वाइब्रेशन करता है, कंपन्न होता है। और र को बोलते समय जीभ लुढ़कती है, इसलिए इसको लुंठित कहते हैं, ठीक है लल्ला।
मेरे बच्चों देख लो, ये अर्ध स्वर किनको कहते हैं? अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन, आधा स्वर बताया पिछली वीडियो में। य वर और व को हम अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अच्छा एक चीज और है, तुम बाबू किताबों में बहुत सारे देखोगे कि अंतस्थ व्यंजन में दिया होगा कि य व र ल। ये बिल्कुल गलत है। य और व ही आपका अंतस्थ व्यंजन है। इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। र तो हम अभी बताए ना लुंठित है, लुंठित या प्रकंपित है। ल जो है ना बच्चों पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन का मतलब ये है, यहाँ देखो दिया हुआ है ना, यहाँ सामने देख लो, क्या जरूरत है टेंशन लेने की। पार्श्विक व्यंजन यानी ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्व का मतलब किनारा, क्योंकि इसको बोलते समय हवा जीभ के दोनों किनारों से यानी पार्श्व से, किनारे से, साइड से गुजरती है। ल ल ल हवा दोनों साइड से गुजरेगी, इसलिए इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक क्या होता है, अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं बच्चों। हाँ, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन है, स्पर्श व्यंजन, ये सारे हैं। ये वाला वर्ग स्पर्श संघर्षी वाला है, ठीक है। ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। हम ये सब बता दिए आपको व्यंजन के बारे में। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए उष्म व्यंजन है। जो उष्म व्यंजन की हम बात किए थे ना, कि जिनको बोलते समय हवा संघर्ष तो करती है। अच्छा, इसको संघर्षी भी कहते हैं। संघर्षी प्लस उष्म व्यंजन दोनों नाम है। उष्म मतलब इनको बोलते समय हवा संघर्ष करते हुए बाहर निकलेगी और इतना संघर्ष कर लेगी कि गर्म हो जाती है। उष्म मतलब गर्म हो जाती है। तो ये है श श स और ह, हमने बताया ना। देख लो इसको, कितना सुंदर लग रहे हैं सब। कमाल की बात है यार। हमारे देवनागरी की ये स्क्रिप्ट लिपि हैं सब, इन्हीं से हमारे शब्द बने हैं। देवनागरी लिपि के ही बने शब्दों को हम वाक्य बनाकर पढ़ते हैं। जीवन में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं। श श स ह, ठीक है। इनको हिंदी वर्णमाला से उसमें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में देख लीजिए। वाह, संयुक्त व्यंजन इतना सज धज के आया है, लग रहा है इसकी शादी है। देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। छत्री है, त्रिशूल है, ज्ञानी है, स्र, ठीक। अब छत्री किससे बना है, क और श, खटखोण स से त और र से त्र बना, ज और इया से ज्ञानी बना, स और र, स ये वाला स लल्ला, स और र से स्र बना, ये र है, ठीक है। ये स्र बना। ज्ञानी, ज्ञानी का इस समय जो प्रचलित रूप है ज्ञ, आदाज्ञ और य, यानी अरे ऐसे लिखोगे कोई भी। देखो किसी भी व्यंजन को आधा लिखना हो तो बच्चे ऐसे लिखोगे, उसके नीचे अलंत लगा देना। ये आधा लिखा हुआ, ये पूरा य है, ठीक है। तो ज्ञ आज के प्रचलित में ऐसे ही, लेकिन आप जो है क्वेश्चन में पूछेगा तो आप ज और इया लगाएंगे। देखो ये ऐसे लिखे जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इया लिखने किसी को नहीं आता है, ओ मत बना दीजिए, इया शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ये ज और इया, ठीक। ये संयुक्त व्यंजन सुंदरता के साथ आपके सामने पेश है, इसको चबाइए। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन, हम आपको बता ही दिए। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन किनको कहा जाता है? अल्प प्राण का मतलब ये है ना बेटा कि प्राण का अर्थ होता है वायु। जब भी प्राण का अर्थ क्या है, वायु। वायु आपकी बंद हो गई जिस दिन तो कहा जाता है कि प्राण पखेरु उड़ गए। अच्छा, प्राण उड़ गए, प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है। हम कभी नहीं किसी कहेंगे कि प्राणों उड़ गए, नहीं, प्राण उड़ गए। हजारों व्यक्तियों के प्राण उड़ गए, चाहे हजार यानी कि बहुवचन के साथ यूज हो, चाहे एक वचन के साथ हो, ठीक है। किसी फला व्यक्ति के प्राण उड़ गए, तो प्राण फला व्यक्ति, एक व्यक्ति के साथ भी प्राण ही लगा, हजारों व्यक्ति के साथ ही प्राण ही लगा, तो ये प्राण जो होता है बेटा बहुवचन शब्द है। तो प्राण का अर्थ हिंदी के वर्णमाला में हम क्या कहते हैं, वायु होता है। क्या होता है, वायु होता है। प्राण का अर्थ वायु होता है, यानी वायु आपके शरीर से रुक गई, आपका काम खत्म। तो जिस वर्ण को हम बोलते समय ज़्यादा प्राण यानी ज़्यादा सांस की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी उसे महाप्राण, और जिसको कम सांस की ज़रूरत पड़ती है बोलने में उसको अल्प प्राण कहते हैं। ये हुई आपको डिफिनेशन, इसको आप देख लीजिएगा। एक चीज़ और है, हमें लग रहा है ना कि आप ऐसे कर देता हूँ कभी कभी, कमेंट करिए, नए स्क्रीनशॉट ले पाते हैं तो मैं रोक के स्क्रीनशॉट आपको दिला देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब आता है आपका एक स्पेशल, इसकी क्वालिटी है कुछ है घोष और अघोष में।
इसको घोष को ना सघोष भी कहते हैं। तो घोष अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण महाप्राण, समझ गए सारे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा गले से निकलने के बाद कंपन पैदा होती है उन्हें घोष कहा जाता है। लो भैया, कंपन पैदा होती है, और जिनके उच्चारण में यह कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, यानी घोष नहीं हो रहा है, घोष। भूत टाइप जो घोष्ट होते हैं समझ लो, जो कंपन पैदा कराते हो। जो कंपन नहीं पैदा कराते हैं बच्चे, उनको अघोष कहते हैं। विसर्ग को अघोष तथा सभी स्वर घोष हैं। सभी स्वर घोष इसलिए हैं बच्चे, मैं बताया था कि स्वर जो है, स्वर को बोलते समय हवा कहीं नहीं रुकावट होती है। जब चीज कहीं नहीं रुकती है, इसके कारण वो क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। घोष और अघोष में ध्यान देना है हमेशा। घोष और घोष की पहचान यही है कि जिनको बोलते समय गले में कंपन हो, समझ रहे हो, कंपन पैदा हो, उनको घोष कहते हैं। सॉरी, हाँ, जिन व्यंजनों को वो उच्चारण हवा में निकलने पर उन्हें घोष कहते हैं, यानी घोष्ट भूत कंपन कराते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक ठीक। और जिनके उच्चारण में यह कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, यानी घोष्ट हो ही नहीं रहा है, भूत आपको डरा नहीं रहा है, अघोष कहते हैं। तो विसर्ग जो है अघोष है, नहीं डराएगा, आराम से निकल जाएगा। सभी स्वर घोष होते हैं, हल्का आ ई हल्का सा कंपन हो रही है, हालांकि हवा क्लियर निकल जा रही है लेकिन हल्का सा कंपन होती है। ठीक है, तो घोष अघोष क्लियर हो गया ये। हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण प्राण को फिगर से भी आप देख सकते हैं। ये वर्ण इस प्रकार हैं, देखिए, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें कम हवा निकालनी पड़े आपको बोलते समय मुंह से या फेफड़े से। महाप्राण जिसको ज़्यादा क ख, देखो महाप्राण में ख ग कम हवा निकालनी पड़ रही है, घ ज़्यादा हवा निकालनी पड़ रही है, अंग। ऐसे ही पढ़ते हैं। क ख ग घ नहीं यार, पढ़ने आया, कमाल की बात है। इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हो, इतने दिन से हिंदी पढ़ाई जा रही है। एक एक विद्वान आए टाई बेल्ट वाले, बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे, बहुत बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड पे, यही नहीं क्लियर हो पाया। कैसे पढ़ते हैं क ख ग घ। देखो, इसको च बस इतना पढ़ना है, इसको पढ़ना है छ, ज़्यादा हवा निकालनी है, इसको ज, इसको झ, ये है। इसलिए ये अल्प प्राण और महाप्राण बने हुए हैं। देख लो, ये क्या है? ये महाप्राण है। ये जो उष्म और संघर्ष, ये महाप्राण है। ये श श श ह। ये यार अलावा जल्दी बोल देते हैं, इनको भी जल्दी बोल देंगे। यानी कि एक चीज समझ लो, किसी भी वर्ग का क वर्ग में पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये अल्प प्राण है। ठीक है। विषम संख्या के स्थान वाले क्या होते हैं? अल्प प्राण। और सम संख्या के स्थान वाले क्या होते हैं? महाप्राण। एक ट्रिक ये हो गई। अच्छा, यार अलावा जल्दी से बोल देते हैं तो अल्प प्राण समझ लेना। और ये जो श श स ह, ये महाप्राण हो गए। ठीक है। ये अघोष सघोष को चित्र के द्वारा देख लो बच्चों, इनको भी चित्र के द्वारा देख लो। हमने कहा ना, सघोष यानी घोष, घोष भूत टाइप कंपन कराने वाला। ठीक है। तो देखो, अघोष यानी क ख को बोलने में कोई कंपन नहीं होता, लेकिन बाकी तीन को बोलने में जो है कंपन होता है। तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्णों में कंपन होता है, इसलिए ये सघोष है। कंपन मतलब गले में। ठीक है। देखो यहाँ ड ड दिया हुआ है, ये उसी में आएंगे। इसी इसी ड ढ के साथ ये हमेशा रहेंगे, ध्यान देना, कभी मत टेंशन, कभी गड़बड़ मत करना। ये ड ढ की जगह ये ड ढ ढ बिंदी वाला दे दे तो टेंशन में नहीं जाना है। ठीक है। यहाँ इस फ के साथ ये अरबी वाला फ डाला हुआ है, इससे नहीं टेंशन लेना। श श श, ये अघोष है। देखो एक चीज मैं बता दूं बेटा, कंपन हो रहा है, ये कोई कोई ये जरूरी नहीं है कि ये अघोष हैं तो अल्प प्राण भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, महाप्राण है ये। ठीक। मामला यहाँ कंपन वाले से था, रिलेशन डराने वाले सा था, भूत प्रेत वाला था, इसलिए अघोष सघोष व्यंजनों में बांटा गया। कितनी क्वालिटी है व्यंजन को पढ़ने में, कमाल का। जब रिसर्च करते समय पता चला कि ये तो बहुत बड़ी दुनिया है इसके वर्णों की समझ की। बताओ यार, इतने दिन हो गए, इतने दिन से हिंदी पढ़ाई जा रही है, हमारी जो है राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश से लेकर 10 ऐसे राज्य हैं इंडिया के जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हिंदी की वर्णमाला ही नहीं क्लियर हुआ कंसेप्ट। लेकिन बच्चों, मैं आज कंप्लीट करवाई के मानूंगा।
उच्चारण में यह कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। ये बात तो सही है, जिनके उच्चारण में और विसर्ग को अघोष और सभी स्वरघोष होते हैं। नासिक के व्यंजन यानी नाक से जिसकी ध्वनि निकलती है उनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, इया, समझ रहे हैं, ड़, ड़। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर देख लीजिए व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला है कोमल तालव्य, क ख ग घ अंगा है, ये अंगा है, ध्यान देना, ये कोमल तालव्य है। कोमल तालव्य या कंठ से, इसका क्या होता है, कंठ से, कंठ, कंठ से। काकल्य व्यंजन जैसे ह और विसर्ग, इसको काकल्य व्यंजन कहते हैं। ये सब इस टेक्निकल नाम है बच्चों। काकल्य, ह सीधे काकल्य से आ रहा है, विसर्ग कोई। ओष्ठ, देखो ये ओष्ठ गलत लिखा है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओष्ठ ऐसे लिखा जाएगा। प्रिंटिंग पर नहीं जाना है, टाइपिंग पे नहीं जाना है। ओष्ठ में प फ ब ब आएगा, जिसमें प फ बोलोगे तो ओठ का जो है प्रयोग होगा, ओठों के यहाँ से हवा देखो फंस के निकलेगी। दंत का मतलब दांतों के साथ, तथ द द न, तथ द ध न नहीं। दंतोष्ठ का मतलब दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है फ और व में, उसको दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है। वर्ष व्यंजन, वर्ष व्यंजन में देखो यहाँ दिया हुआ है, वर्ष व्यंजन में न और ह है, यानी आधा न है, ये ऐसे, ये वर्ष व्यंजन है। न भी है और प्लस न्य भी है, ये दो वर्ष व्यंजन है। र, र भी है बच्चों, और रह यानी हलंत के साथ, ये भी है वर्ष में। ल है, स है और ल, ये ल ऐसे है बच्चों, देखो टाइपिंग गलत है, मैं दिखा दूँ, ये आधा ल और ह ऐसे, ये ल। स तो ठीक है, ल भी ठीक है, र ये वाला र है, ये वाला बच्चे, इसको मत, इस पे मत जाना, इसको देख लेना जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, र ये कंप्लीट है। इनको वर्ष व्यंजन कहते हैं। वर्ष का स्थान मैं दिखा दे रहा हूँ अभी कहाँ है, दंतोष्ठ दांत और ओठों का स्थान। तालव्य व्यंजन में ये हैं, ये स्पर्श संघर्षी वाले। मूर्धन्य व्यंजन ये हैं, ये देखो ये ना मूर्धन्य में ये ट ठ ड ढ ड़, और ये ड है और ये श, ये वाला स है बच्चे, खटखोण स। यहाँ ये एस एच ये लिखा हुआ है ना, ये वर्ड मिल नहीं रहा था, इसलिए ये वाला स होता है, इसको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अक्षर में इसको मिटा दो, ये नहीं है, स्र ये वाला है बच्चे, यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और ये वाला स्र, इनको क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहेंगे। दो व्यंजन से हमने बताया पिछली वीडियो में कौन कौन से व्यंजन से मिलके ये बना हुआ। क और छत्री से मिलके ये बना हुआ है, त और र से मिलके ये बना हुआ है, ज और य से ये बना हुआ है, और बड़ा स और र से मिलके ये बना हुआ है। ये देखो ये स्थान है बच्चे, ये कमाल की चीज़ है। किसी व्यक्ति का ये मुंह, अंदर से गला, अंदर से फोटो खींचा गया है और ये बताया हुआ है कौन कौन सा प्लेस है कहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। वाय ओस्ट एक नंबर पे है, ये वाय ओस्ट है। ठीक है बच्चे, देखो दंत 3 नंबर पे दिया है, ये दांतों से के पास से जो बोला जाता है, जो जो व्यंजन दांतों के पास से बोला जाता है, दंत व्यंजन। दंत व्यंजन कौन थे, तथ द, तथ द। वर्ष व्यंजन 4 नंबर, वर्ष देखो यहाँ पे है, दांतों और मसूड़ों, मसूड़े जो आपके हैं ना, जो दांतों में लगे हुए हैं, जिसमें दांत धसा हुआ है वो मसूड़ा होता है, उसमें दांत और मसूड़ा के पास से जो अंदर से वहां से बोला जाता है उसको वर्ष कहते हैं। वर्ष समझ गए, तो आप देख लो, ये इसको आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका जो है कि आप देख लीजिए कौन सा प्लेस कहाँ पे, इस थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए। ये देखो इसमें एकदम क्लियर हो रहा है, ये मैप है यहाँ पे। दंत यानी दंत के पास से, ये तो दंत व्यंजन होगा। ओष्ठ ये वाला यहाँ से जो बोला जाता है। मूर्धा देखो यहाँ पे, वर्ष से थोड़ा सा ऊपर मूर्धा होता है। मूर्धा क्लियर हो गया ना, मूर्धा कहाँ, मूर्धन्य व्यंजन हमने बताए थे, ट ठ ड ढ ड़ और खटखोण स, ये मूर्धन्य व्यंजन है, यानी ये यहाँ से बोले जाते हैं बच्चे। तालव्य व्यंजन यहाँ से बोले जाते हैं, च छ ज झ, ये सब तालव्य व्यंजन है। च छ ज झ, च वर्ग वाले तालव्य व्यंजन है। क ख ग घ कंठ वाले हैं, तो ये यहाँ से कंठ होता है आपका काकल्य के पास, सॉरी ये कंठ है। कोमल तालव्य भी इसको कहते हैं, ये कोमल बहुत पार्ट होता है ना, इसको आप दबाएंगे जीभ से तो बहुत कोमल होता है।
यहाँ पे देखो ये है, नासिका से कौन बोले जाते हैं, कितने वर्ड, मूर्धा से ऋषि बोला जाता है, ट वर्ग बोला जाता है, खटखोट से बोला जाए। नासिका से ये अंगा और इया ड़ न म बोला जाता है। दंत से, दंत मूल से रला बोला जाता है। दंत से त वर्ग में सारे दंत से, दंत और ओष्ठ दोनों को मिला के वो बनता है। ओष्ठ से देखो ये प वर्ग बोला जाता है, छोटा और बड़ा बोला जाता है। तालु से ई बोला जाता है प्लस च वर्ग, हमने बताया ना, य और श भी। ये देख लो, कंठ से ओष्ठ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो बच्चे। ये क अ से आ और क वर्ग ये कंठ से बोला जाता है। कंठ और तालु से ये बोला जाता है ए। ओष्ठ और कंठ से यहाँ देख लो, ये क्लियर देख लो कौन से कहाँ से वर्ड बोले जा रहे हैं इसमें से, अब यहाँ से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं अनुनासिक स्वर पे। अनुनासिक स्वर का मतलब ये होता है जगह स्वर के उच्चारण में वायु यदि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। और जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनके ऊपर अनुनासिकता का चिन्ह चंद्र बिंदु लगा के लिखा जाता है। देखो यहाँ दिया हुआ चंद्र बिंदु लगा के लिखा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में वायु नाक से नहीं केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। ये निर्नुनासिक गलत लिखा हुआ, मैं लिख के दिखा देता हूँ। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक ये होता है निर्नुनासिक, ठीक है, ये न है निर्नुनासिक। तो अनुनासिक और निर्नुनासिक कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुनासिक वाले मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकले, अनुनासिक। निर्नुनासिक केवल मुंह से जब हवा निकलती है, ठीक है। अरे भैया क निर्नुनासिक है ना, ख है ना, इसको तो नाक की जरूरत नहीं ना, अंगा को लेकिन जरूरत है ना, इया को जरूरत है ना। तो जिसको जरूरत होगी उसको अनुनासिक कहेंगे, जिसको नहीं जरूरत होगी उसको निर्नुनासिक कहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि अनुनासिक जो होता है, जैसे आँख, अब अ के साथ बच्चे देखो, अ के साथ अ तो अनुनासिक है, लेकिन आँख न के साथ भी हवा निकल रही है तो चंद्र बिंदु लगाएंगे, समझ रहे हो। चांद, अब च के साथ आ नाक से भी आ रही है तो ये बिंदु लगाएंगे। अब समझे कि नहीं समझे, ये बात होती है बच्चों। अनुनासिक की एक मात्रा होती है क्योंकि इसे हम लगातार बोल सकते हैं, इसकी दो मात्राएं नहीं होती हैं, ध्यान देना। लेकिन अनुस्वार बोलते समय अतिरिक्त समय देना पड़ता है, इसलिए इसकी दो मात्राएं होती है। जैसे मैं बता दूं बच्चे, देख लो, ये अनुस्वार है, हमने बताया था ना पिछली वीडियो में, कंगन, अंग की मात्रा अनुस्वार होती है, अ की मात्रा जो है, जिस ये दुख में अ की मात्रा लगी है तो ये विसर्ग होता है। तो इसमें अलग से जो है ना समय देना पड़ता है, कंगन, इसको अंग अलग से बोलना पड़ता है। लेकिन जो बेटा ये जो अनुनासिक होती है, अनुस्वार में तो दो मात्रा हो गया, ये अनुस्वार में दो मात्रा है। अनुस्वार का ये शब्द है, जैसे मैं बता दूं कि पंकज, ये अनुस्वार है, अनुस्वार यहाँ यूज हुआ है। अनुस्वार का मतलब समझ गए ना, जितने अंक की मात्रा है। अनुनासिक में एक मात्रा होती है क्योंकि उसको बोलते समय लगातार आप निकल जाए। जैसे देखिए यहाँ आँख, रुक नहीं रहे हैं, एक फ्लो में बोल देंगे आँख, लेकिन इसको पंग तो रुकना, रोक रहा है अपने अपने उच्चारण की बात, यानी इसको अलग से बोलना पड़ता है। वैसे इसीलिए इनको अयोगवा कहते हैं। अंग और अ को क्या कहते हैं, अयोगवा। इनका योग ना शब्दों के साथ हो नहीं पाता। इसका देख हो गया बच्चे, आँख, आँख हो गया, शब्द में मिल गया। इसी शब्द में ना ये आँख की मात्रा भी मिल गई, यानी चंद्रबिंदु मिल गया। लेकिन ये नहीं मिलता, इसका अलग से स्पेलिंग हम लिखने जाते हैं और अलग से इसको समय देते हैं कुल मिला जुला के उच्चारण करते समय पंकज को, ठीक है। तो अनुसार, अनुस्वार और अनुनासिक, दो बातें क्लियर हुई आपकी। एक चीज और देख लो, ये नियम है, यर ल व स और ह व्यंजनों से पूर्व आने वाली जो नासिक यानी नाक से निकलने वाली ध्वनियां हैं अनुस्वार कहलाती हैं। जैसे देखो, य र ल व श स ह से पहले, तो यहाँ य से पहले ना ये अंक का मात्रा लगा हुआ है। इसमें देखो संरक्षक में र से पहले इसमें स में अंक की मात्रा लगी हुई है। ल से देखो, इसमें संलय में ल से पहले ये स के ऊपर न की मात्रा लगी हुई है, अंक की मात्रा। व से पहले इसमें अंक की मात्रा लगी हुई है स पे, समझ रहे हो। तो यानी कि यर ल व स स ह के व्यंजनों से पहले वाला जो व्यंजन होगा, अगर उस पर अंक की मात्रा लगी होगी यानी नासिक की ध्वनि होगी तो वही अनुस्वार कहलाती है। बस इतना ध्यान रहे, ठीक है। अनुस्वार कौन कहलाता है, पंकज हमने एग्जाम्पल दिया, उसको छोड़िए, इस वाले नियम को ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अनुस्वार लगातार बोल सकते हैं, लेकिन अनुनासिक को लगातार बोल सकते हैं। अनुनासिक का देखिए यहाँ यूज हुआ है, जो चंद्रबिंदु वाले जितने भी स्वर होते हैं इसको लगातार बोल सकते हैं, लेकिन अनुस्वार को लगातार नहीं बोल सकते। ठीक, ये वही रिपीट हो गया ये। हाँ, यहाँ देख लो बच्चे, अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवा हैं, क्योंकि इनका योग स्वर और व्यंजन किसी के साथ नहीं होता है। जब भी आप उसको बोलेंगे तो अलग से आपको समझ देना पड़ेगा। अनुनासिक व्यंजन की बात हम कर दें बच्चे, तो जो पांचों अनुनासिक व्यंजन है ना, 1959 में गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि जो पांचों अनुनासिक व्यंजन है ये हाई अनुनासिक हो। देख ला, का दिक्कत है, टेंशन मत ला, देख ला लल्ला, ये अनुनासिक है, ये है ना पांचों, पांचों अनुनासिक हैं। तो पांचों अनुनासिक व्यंजनों को कहा ना कि भैया ऐसा करो कि इनके स्थान पे एक बिंदी लगा के काम चला सकते हो। नहीं तो देखो शुद्ध में ये है गंगा, देखो गंगा में लिख रहा हूँ, ग अंक अंगा की मात्रा है, सॉरी, हाँ, ये ग फिर अंगा फिर गा, ये गंगा है। क्या नहीं, इसको मत यूज करिए आप अंगा को, आप डायरेक्ट यहाँ बिंदी लगा के काम चला सकते हैं। समझे, ये सरकार ने कहा, तो हम सरकार की बातें मानेंगे भैया। सरकार एक संवैधानिक चरणों से गुजर के सरकार बनती है। ऐसे तो खड़ा खड़ा कोई सरकार बना नहीं देता। इस समय सरकार बनने का कार्यक्रम चल ही रहा है, देखिए सरकार कौन बनाता है। कोई भी सरकार बनाए, लोगों को रोजगार दे, बच्चों को पढ़ने में अच्छी व्यवस्था मुहैया कराए, किताबें यार सस्ती करवाए भाई, किताबें कॉपी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, और जो लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं उनको प्रमोट करे, उनको नौकरी दे, अच्छे लोगों को सिस्टम में लाने का प्रयास किया जाए। नहीं तो इसी तरह रहता रहे ना, तो हमें लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद ना हिंदुस्तान के लोग क ख ग घ नहीं जानेंगे यार। कमाल की व्यवस्था बना दिए हैं। नौटंकी छोड़ के यार पढ़ाई लिखाई और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे। एवरेज लोगों को नौकरी मिल जाती है अगर सिस्टम सही काम ढंग से करता है तो। ठीक है, आओ अनुनासिक व्यंजन के बारे में पढ़े, उसमें बातें बहुत ज़्यादा हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा मूड। अनुनासिक व्यंजन में आ जाइए। पांचों पांचों वर्गों में जो पांचवा व्यंजन होता है बच्चे, उसको अनुनासिक कहते हैं। देखो जैसे अंगा, इया, अड़, न, म, इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। व्यंजन में पांचों वर्गों में यदि निर अनुनासिक व्यंजन से पहले नासिक व्यंजन आता है तो वो उसी वर्ग का आता है, ध्यान देना है। मैं आपको बता दूं एक चीज, जैसे मान लो लिखा है गुंजन, ये इतना इम्पोर्टेंट टेबल है ना बेटा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लिए ना तो दुनिया की सारी समस्या समझ आएगी, सारे शब्दों को सही कर लोगे। गुंजन, तो ये जो अंग की मात्रा आप लगाए हो, अंग की मात्रा, तो कौन सी मात्रा है, अंग की, अंगा की मात्रा लगाए हो कि अंग की मात्रा ये वाला लगाए हो। अगर मान लो एक चीज़ ध्यान देना है कि ज, ध्यान दे बेटा, इसके ना अंगा के बाद जो ये है ना, ये वाला वर्ड ज किस किस श्रेणी का है, च छ ज के बाद आता है ना, देखो इस वाले वर्ग में आता है ना। तो अगर इसके बाद अंगा के बाद ये वाला वर्ड है ना, तो ये ज है ना, तो ज का जो पांचवा नासिक के होगा वही लगाएंगे, यानी गुंजन हम ऐसे लिखेंगे, यानी गु फिर इया, इया फिर ज फिर न, ये हो गया। अंग लिखना है, देखो अंग लिखना है, अंग ये है बेटा, तो ये ग आ रहा है ना, ग से पहले ये अनुनासिक लगा हुआ है ना। ठीक है, ये अनुनासिक लगा हुआ है, तो ग से ठीक पहले ये अनुनासिक लगा हुआ है, तो ग के वर्ग में कौन सा आता है, ग वर्ग में अंगा आता है, तो ये अंगा आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये अंग है, इसको मिटा देंगे आप, ये अंग आप ऐसे लिखेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं लिखेंगे, ये अंगा की मात्रा फिर ग, ये शुद्ध है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, घ से पहले अंगा लगा है। ठीक है, क्योंकि घड़ी घ के लास्ट में अंगा आता है, झ में, झ जिस वर्ग में आता है, च के उसमें इया आता है, तो इया लगा हुआ है। ढ का लास्ट जो है ढक्कन ढ, ढ जो है ठ ड ढ के बाद ड़ आता है, तो इसमें आधा ढ लगा हुआ है। समझ रहे हैं, गुंडा, जैसे लोग गुंडा लिखते हैं, तो गुंडा देखो, गुंडा में ये वाला गुंडा गलत हो जाएगा। गुंडा देख लो बेटा, ये है, ड में कौन सा लास्ट में आता है, ये वाला आता है, तो ये हो गया गुंडा, ये सही है। इसको ध्यान देना है, थ से पहले न ही यूज होगा, पंथ। ये टेबल इंपॉर्टेंट था, ये अनुस्वार को कहे हम, इसको देख लीजिए बच्चों।
विसर्ग अघोष होता है, सभी स्वर घोष होते हैं। विसर्ग महाप्राण होता है। निरनुनासिक है बेटा, अनुनासिक तो है नहीं, इसमें तो अंगा कोई बात नहीं है। ये अनुस्वार जितने भी हैं वो सब अनुनासिक होते हैं, और जितने भी अनुस्वार होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अनुस्वार का मतलब आपको हम बता चुके हैं, ये नाक वाले, नाक से जिनकी ध्वनि निकलती है ये वाले, ये जो है अल्प प्राण होते हैं, जल्दी से बोला जाता है। ठीक है, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि प्रयत्न या उच्चारण के आधार पे। अब देख लो बच्चे, ये बहुत है, ये देखो अब पूरे वर्ड दिए हुए हैं क ख ग घ। अब क क्या है, अघोष है। हम बताए अघोष किनको कहते हैं, जिनमें कंपन नहीं होती है। तो क और ख में कंपन नहीं है, बाकी ग ग घ ग में कंपन है, अंगा में नहीं है। अंगा अल्प प्राण भी है, तो अल्प प्राण ये है क। हम बताए ना, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, बाकी महाप्राण है। तो ये पूरा टेबल है। इसका स्थान कहाँ है, देखो उच्चारण का स्थान कौन सा है, कंठ से कि तालु से। अब कंठ तालु हम आपको दिखाए हैं, ये उच्चारण हिंदी में है, ये उच्चारण संस्कृत में है। संस्कृत में कंठ से होता है, लेकिन हिंदी में कोमल तालु से, उसको कंठ को ही कोमल तालु कहते हैं। यहाँ कंठ है ये, लेकिन ये देखो ख भी कोमल तालु से है। ये देख रहे हो ना, ग देखो दोनों में, संस्कृत और हिंदी दोनों में कंठ से ही, यानी कि कुल मिला जुला क जो है कंठ वर्ग से ही बोला जाता है। आपके एग्जाम में आएगा, बड़े एग्जाम में लेक्चरर वगैरह के टीजीटी पीजीटी वगैरह में थोड़ा सा डेप्थ पूछता है। अब तो यूपी ट्रिपल एससी भी डेप्थ में जाने लगा। प्रयत्न में हम बताए थे क जो है ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, प्रयत्न वाले में नहीं ज़्यादा ध्यान देना है, प्रयत्न वाले में वही पहले इसका चलेगा। लेकिन ये सारे बाकी टेबल, अनुनासिक निरनुनासिक, देखो कोई भी व्यंजन है तो उसके बारे में क्वालिटी दिया है कि घोष है कि अघोष, अल्पप्राण है कि महाप्राण, अनुनासिक है कि निरनुनासिक। अनुनासिक का मतलब नाक से निकलती है इसकी ध्वनि, कि बिना केवल मुंह से निकलती है। अल्पप्राण महाप्राण में है कि अल्पप्राण का मतलब जिसमें कम हवा मुंह से निकाल के धीरे से बोल लेते हैं, कि महाप्राण का मतलब ज़्यादा हवा निकाल के उस वर्ड को बोलना पड़ता है, ये देखते हैं। अघोष सघोष, अघोष अघोष का मतलब ये है कि क्या इसमें बोलते समय कंपन होता है तो घोष हो जाएगा, भूत। नहीं कंपन होगा तो अघोष वाले होंगे। तो अगर ये अघोष दिया हुआ है तो क को आप बोल के देख लीजिएगा, ये घोष दिया हुआ है ग को तो इसमें कंपन होती होगी। तो ये सारी चीज़ें, स्थान जो है संस्कृत में ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि हिंदी में। ठीक, अब ये पूरा टेबल है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये पूरी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कमाल का टेबल है ये। इसको आपको पूरे ध्यान से देख लेना है बच्चे। दूसरी देखो यहाँ से है, एक बार और इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छे से इसको जो है कि पढ़ लेना है। ठीक, सबके बारे में हमने बता दिया है, सारी इसकी विशेषताएं हमने बता दी है। अब इस चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, बड़ा करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके हिंदी के, सारे की समाप्ति आज हमने कर दी। थैंक यू।